आज देखिए हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो प्राचीन भारत का मौर्यकालीन का जो सब टॉपिक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि और राजस्व, इसको विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। जो है देखिए ये टॉपिक जो है एक अहम टॉपिक है। हमेशा इसकी अर्थव्यवस्था या फिर जो है भू राजस्व व्यवस्था, कृषि पे हमेशा क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। आप जो है देखिए कृषि एवं राजस्व व्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। मतलब समझिए मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य पर आधारित थी। इन्हें सम्मिलित रूप में क्या कहा गया है? वार्ता। यानी सम्मिलित रूप में वार्ता किसे कहा गया है? कृषि, पशुपालन और व्यापार, वाणिज्य, इनको सम्मिलित रूप में वार्ता कहा गया है। कहने का मतलब यह है मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो वार्ता पर आधारित थी। मतलब वार्ता। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं आगे, जो है ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती की जा सके उसे अदेव मात्रक कहते थे। यानी बहुत बार क्वेश्चन आया था अदेव मात्रक का संबंध है। यह अदेव मात्रक, ये अदेव मात्रक यहां पर ये देखिए अदेव मात्रक है क्या? अदेव मात्रक वह भूमि है या वह भूमि कहलाती है जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती है। देखिए हमने कहा था कि हमारा जो भारतीय है, भारत की जो कृषि है मतलब जो है वो हमेशा मानसून पर आधारित होती है। अगर मानसून अच्छा आ गया तो कृषि उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मानसून नहीं आया तो वहीं पर कृषि व्यवस्था बढ़िया चरमरा जाती है। यानी कि मतलब हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो अदेव मात्रक भूमि वह है जो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती की जा सकती थी, उस भूमि को अदेव मात्रक कहा गया है। वहीं पर देखिए भू राजस्व उपज का 1/6 भाग, किंतु कभी कभी 1/4 भाग भी हो सकता था। मतलब जो है किसानों से जो उपज का जो राजस्व था वो 1/6 भाग और कभी कभी 1/4 भाग भी हो सकता था। वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए जो है व्यक्ति को भूमि के क्रय और विक्रय का अधिकार था। यानी कोई व्यक्ति अपनी भूमि को खरीद और बेच दोनों सकता था। राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था समुचित रूप से प्रबंध किया जाता था। या मौर्यकालीन कैसे कह सकते हैं, मौर्यकालीन या मौर्यकालीन शासकों ने सिंचाई व्यवस्था का बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई थी। यानी इसका व्यवस्था रखी गई थी, सिंचाई के मतलब बड़ा ध्यान रखा गया था। वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है क्यों, अब देखिए मतलब जो है जो एक मतलब जो विभाग था जिसे कहा गया सेतुबंध। सेतुबंध का जो संबंध था वो सिंचाई विभाग से संबंधित। अब खुद देखिए ये जो सेतुबंध विभाग था यो मतलब जो है सिंचाई की देख रेख करता था। यानी कि किस भूमि में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। कहने का मतलब यह है राज्य की ओर से जो सिंचाई का समुचित प्रबंध था उसे सेतुबंध कहा गया है। यानी सेतुबंध। सेतुबंध कहा गया है। अब देखिए सिंचाई के लिए अलग से कर देना पड़ता था जिसकी दर उपज की 1/5 से 1/3 भाग तक हो सकती थी या होती थी। वहीं पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के बांध का निर्माण किया गया था। यानी कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिंचाई को ध्यान में रखते हुए
सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के बांध का निर्माण किया गया था और इसे ही सेतु बंध का एक उदाहरण हम कह सकते हैं। वहीं पर देखिए मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष अकाल नहीं पड़ते थे, परंतु अर्थशास्त्र में दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख मिलता है। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें मेगास्थनीज हमारे भारत के बारे में जो एनालाइज करता है वो होता कुछ और है और निकलता कुछ और। जैसे अभी यहाँ कहता है मतलब मेगास्थनीज भारत में दास प्रथा नहीं थी, पर क्यों? क्योंकि मतलब यह है जैसे भी इनके देश में जो है दास प्रथा, दास में और मालिक में जो डिफरेंस होता था, जो संबंध होता था, वो यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर दास और मालिक का जो संबंध है वो एक पारिवारिक उसको दिखता था। इसी कारण से इसने क्या कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ऐसे देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में मतलब यह है मेगास्थनीज क्या कह रहा है कि भारत में दुर्भिक्ष या अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्भिक्ष पड़ने का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। वहीं पर देखिए हमारे अशोक के अभिलेख की अगर बात करते हैं, देखे जाए सहागोरा जो उत्तर प्रदेश में, महास्थान बंगाल में है, यानी सहागोरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोषागार से अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। भले समझिएगा, देखें मतलब यह है सहागोरा और महास्थान अभिलेख से दुर्भिक्ष के समय में राज्य द्वारा या फिर राज्य कोषागार से अनाज वितरण बांटने का उल्लेख मिलता है। वहीं पर देखिए वन दो प्रकार के होते थे। वन जो है एक तो हसित वन, दूसरा था हमारा जंगल पर राज्य का एकाधिकार था। यानी कि वन दो प्रकार थे, कौन कौन से? एक तो हसित वन, दूसरा द्रव्य वन। इसी प्रकार जंगल पर देखा जाए तो राज्य का पूर्णतः अधिकार था या एका अधिकार था। हसित वन में केवल हाथी पाले जाते थे और द्रव्य वन में लकड़ी तथा विभिन्न प्रकार की धातुएं पाई जाती थी। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है। कितनी भूमियों का वर्णन? कौन कौन सी भूमि थी? देखिए क्रस्ट, अक्रस्ट और स्थल भूमि। यानी कौटिल्य ने कितनी भूमि का उल्लेख किया है? उसने 3 तरह की भूमि का उल्लेख किया है। जो क्रस्ट भूमि थी, यानी क्रस्ट, वो भूमि थी जुती हुई भूमि। अक्रस्ट जो थी बिना जुती हुई भूमि, और स्थल भूमि जो ऊंची भूमि होती थी। अब देखिए ये कौटिल्य ने का उल्लेख किया है। वहीं पर देखिए अगर हम मेगास्थनीज की बात करते हैं, मेगास्थनीज ने शिल्पियों को चौथी जाति मानी है। गैर सरकारी शिल्पी कर के बदले, यानी जो गैर सरकारी शिल्पी कर के बदले महीने में 1 दिन राजा के यहां काम करते थे। कहना मुझे है जो गैर सरकारी शिल्पी थे वो जो है काम में कर के बदले में, कर नहीं दे पाते थे, उसके बदले में 1 दिन राजा के यहाँ काम करते थे। जो कहते हैं मेगास्थनीज बताते हैं इस बात को। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। यानी निःशुल्क मतलब जिसमें कोई शुल्क न दिया जाता, श्रम मेहनत, और बेगार, बेगार का मतलब समझिए एक तरह से कि मतलब जो है हम काम तो कराते हैं परंतु उसमें उसका मेहनताना नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब जो है मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार किए जाने का उल्लेख मिलता है। और निःशुल्क श्रम और बेगार को क्या कहा गया है मौर्य काल में? उसे कहा गया है विष्टि, यानी विष्टि। ये विष्टि कहा गया है, ठीक है। अब देखिए जो है मेगास्थनीज के अनुसार कहते हैं बिक्री कर न देने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रचलन था। ये बात मेगास्थनीज बताते हैं। यानी कि जो है जो बिक्री कर या सेल टैक्स नहीं दिया करते थे तो उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था या उनका प्रचलन था। वहीं पर देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या इसके अनुसार मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी। वो थी कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाना। और मौर्य काल में भूस्वामियों को क्षेत्रक तथा काश्तकार को
उपवास कहा जाता था, यानी भूस्वाम्य को क्षेत्रक। और काश्तकार को उपवास कहा जाता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था, यानी भूमि कर को भाग कहा जाता था। वहीं पर देखिए सम्हारता, यानी सम्हारता नामक पदाधिकारी को कर को एकत्रित करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी सौंपा जाता था या उत्तरदायी होता था। तो ना सम्हारता, सम्हारता मतलब समझिए आप जो है सम्हारता, ये जो अधिकारी था ये क्या करता, सम्हारता जो था ये मतलब जो है करों को इकट्ठा करना और आय व्यय का लेखा जोखा रखना इसी का कार्य था। प्राचीन काल में प्रथम बार मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही कर प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। मतलब समझिए प्राचीन काल में जो एक सिस्टमेटिक कर व्यवस्था थी, टैक्स सिस्टम था, वो मौर्य काल में देखने को मिलता है। मतलब समझिए एक तरह से प्राचीन काल में प्रथम बार मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही कर प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसका उल्लेख या विवरण हम अर्थशास्त्र में पाते हैं या इसका विवरण अर्थशास्त्र में किया गया है। वहीं पर देखो इसमें जो अर्थव्यवस्था जैसे इसमें ये था जो है बहुत सारे कुछ कर थे, मतलब जो है जो टाइम लगते थे। जैसे एक था भूमि कर। भूमि कर क्या था, वह भाग कहलाता था, यानी भूमि कर भाग कहलाता था, उपज का 1/6 हुआ करता था। एक रिपीट बता रहा, पहले बता चुका वैसे, फिर देख लीजिए। राज्य के अधीन भूमि में से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता, सीता। यानी सीता क्या था, राज्य के अधीन भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। वहीं पर देखिए बलि भाग के अतिरिक्त कर्तव्य से लिए जाने वाला एक उपकर या सीईएस अतिरिक्त कर था, यानी सेस था। यानी बलि कैसा कहा गया, भाग के अतिरिक्त कर्तव्यों से लिए जाने वाला उपकर या सेस होता था, जिसे बलि कहते थे। वहीं पर जो है विष्टि, मैंने बताया आपको जो है जिसको बेगार कहते थे, यानी जबरदस्ती जिससे काम लेना जो है, यानी फोर्स लेबर कहते हैं जिसको जो है। वहीं पर देखिए प्रणय, प्रणय जो था मतलब जो उल्लेख मिलता है इसका जो है प्रणय। तो प्रणय जो क्या था, ये जो है आपातकालीन कर था, जिसमें कोई मुश्किल आ जाती है इसको जो है आपातकाल के समय में कर जो लिया जाता था उसे प्रणय कहते थे। वहीं पर देखिए गांव पर सामूहिक रूप से लिया जाने वाला कर जो है वो पिंड कर कहलाता था, यानी गांव पर सामूहिक रूप से लगाए जाने वाला कर जो है वो पिंड कर कहते थे इसको। देखिए इसमें तो इतना ही कुछ है, बाकी आपसे